हेलो, आप सभी का एडवर्बर पर स्वागत है। मैं चेतन सिंह। कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में हम लोगों ने पहली इकाई हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। स्थिर वैद्युतिकी थी। आज हम लोग इकाई 2 धारा विद्युत यूनिट 2 इलेक्ट्रिक करंट के बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट ये आपका दूसरा चैप्टर है, दूसरी इकाई है। अभी पहली इकाई में हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो स्थिर वैद्युतिकी थी, मतलब उसमें आवेश जो है वो आपका स्थिर था। स्थिर आवेश पर आधारित जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो इस पर आधारित था। अब क्या है, आवेश जब गतिमान हो रहा है तो गतिमान आवेश से ही धारा का प्रवाह होता है। तो ये चैप्टर इसी पर आधारित है। हमारा है अध्याय 5 विद्युत चालन तथा ओम का नियम, चैप्टर 5 इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड ओम्स लॉ। विद्युत चालन और ओम के नियम के बारे में इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। देखिए, आवेश स्थिर है। आवेश के बारे में हम लोगों ने जाना, ये धनावेश होता है, ऋणावेश होता है। जब आवेश स्थिर है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई, वैद्युत विभव हुआ, लेकिन स्थिर आवेश के कारण कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो अब आवेश को हम लोग गतिशील बना रहे हैं। आवेश अगर गति कर रहा है तो जाहिर है किसी भी चालक में समय के सापेक्ष गति करेगा, मतलब वो चलायमान हो गया। और आवेश के रूप में आपका इलेक्ट्रॉन ही है, मुख्य रूप से होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब आवेश चलता है तो मतलब आवेश का प्रवाह होता है, तो आवेश के प्रवाह को, आवेशों के प्रवाह को हम वैद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। जब आवेश चलता है तो आवेश के चलने के कारण जो एक प्रकार की कह सकते हैं कि ऊर्जा व्युत्पन्न होती है, वही जो है हम धारा के रूप में उसको लेते हैं। एक नई भौतिक राशि को ये जन्म देता है आवेश का प्रवाह, और उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब जैसे कोई चालक है, जैसे मान लीजिए कि एक कोई चालक है, उस चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति सेकंड जो भी इलेक्ट्रॉन का या आवेश का प्रवाह होगा तो वो धारा कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं कि प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा ये विद्युत धारा की माप है। मतलब उसके अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में जितने धारा का प्रवाह होगा, जितने आवेश का प्रवाह होगा, वो हम क्या कहेंगे, उसको विद्युत धारा कहेंगे। वो विद्युत धारा की माप होती है। तो हम सूत्र लिख सकते हैं कि विद्युत धारा, अगर हम इसको I से व्यक्त करते हैं, विद्युत धारा I बराबर क्या हो गया, आवेश बटा समय। आवेश को हम लोग Q से लिखते हैं और समय को हम लोग T से लिखते हैं। तो इस तरह से विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, या I बराबर हम लिख सकते हैं Q बाई T। तो ये आपका विद्युत धारा हुआ। विद्युत धारा का मतलब हुआ कि आवेशों का प्रवाह विद्युत धारा है, या प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की जो माप होती है, जो मात्रा होती है, वो आपकी विद्युत धारा है। तो इस सूत्र के अनुसार हम विद्युत धारा का क्या लिखेंगे, विद्युत धारा का मात्रक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम जानते हैं विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। इसको हम A से भी लिखते हैं। अब देखिए, यही जो आपका यहाँ सूत्र लिखा हुआ है कि विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को अगर हम लोग एम्पियर लिख दिए तो एम्पियर है क्या, आवेश का मात्रक और बटा समय का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकंड। तो इसीलिए जो 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर क्या है, ये 1 कूलाम बटा 1 सेकंड है। मतलब 1 सेकंड, प्रति सेकंड अगर 1 कूलाम आवेश का प्रवाह होता है तो प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह के कारण उत्पन्न विद्युत धारा कितना होता है, 1 एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकंड। अब ये देखिए कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसका मतलब 1
कूलाम आवेश के लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हो गई? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतने इलेक्ट्रॉनों की हमें आवश्यकता होगी। और ये इतने इलेक्ट्रॉन, इसको आप सरल कर लीजिए, कितने होंगे? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये इतने इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक कूलाम की जगह पे हम इतने इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। तो इस तरह से 1 एम्पियर जो है वो 6.25 इंटू 10⁻18 ये इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड का प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है। अब देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह और धारा की दिशा, इसमें क्या संबंध होता है? तो ये बहुत क्लियर जानिएगा कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत, जैसे अगर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस दिशा में है, ये इलेक्ट्रॉनों का फ्लो है, तो धारा का प्रवाह इस दिशा में होगा। मतलब ये देखिए, विद्युत धारा की दिशा ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिस दिशा में होगा उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ये है अगला हमारा, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अभी हम लोग यहाँ दिशा की भी बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा ये है, धारा के प्रवाह की दिशा ये है, और जस्ट तुरंत हम यहाँ कह रहे हैं कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि कैसे है? हम ये भी कह रहे हैं कि धारा की दिशा भी। तो देखिए, धारा की दिशा क्या बता रहा है कि जैसे यही चालक तार हमने ऐसे ले लिया, तो यहाँ धारा की दिशा ये, यहाँ चालक तार को हमने मोड़ दिया तो धारा की दिशा ये, यहाँ चालक तार को मोड़ दिया, धारा की दिशा ये हो गई, यहाँ चालक तार को मोड़ दिया तो धारा की दिशा ये हो गई। धारा की मात्रा आपकी आई ही है, जबकि चालक तार को मोड़ने के कारण धारा की दिशा बदल रही है। मतलब ये हुआ कि धारा की अपनी कोई दिशा नहीं है, वो निर्भर किस पर कर रहा है? उस रास्ते पर निर्भर कर रहा है कि जिस पर उसको जाना है। मतलब ये हुआ कि चालक तार को अगर हम मोड़ देते हैं तो धारा की दिशा उसी चालक तार के अनुरूप हो जाती है। तो चालक तार के कारण धारा अपनी दिशा बदल रही है, धारा की अपनी कोई दिशा नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि विद्युत धारा कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब इसको हम लोग और भी क्लियर कर सकते हैं। देखिए, अगर हम दो वेक्टर लें जिसमें एक का मान 3 हो और एक का मान 4 हो, और इन दोनों को हम 90 अंश पे जोड़ दें, तो इनका परिणामी क्या होगा? इनका जो परिणामी होगा वो पाइथागोरस के अनुसार हो गया कि 3 का वर्ग और धन 4 का वर्ग और दोनों का अंडर रूट। इसका मतलब ये हो गया अंडर रूट 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग 16 हो गया, और ये अंडर रूट 25, 25 का मतलब हो गया 5 मात्रक। तो 3 और 4 अगर एम्पियर के हम दो धाराओं को उनके चालक तार में प्रवाहित कर रहे हैं और उनके बीच हम 90 अंश का कोण भी बना देते हैं, और इनका परिणामी ये यहाँ चालक तार को दोनों को आगे बढ़ा देते हैं। तो अब इसमें यदि ये सदिश राशि होती तो 5 एम्पियर की धारा यहाँ बहती, लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि 3 एम्पियर की धारा यदि इधर से आ रही है तो 4 एम्पियर की धारा यदि इधर से आ रही है तो यहाँ दोनों मिल जाते हैं, और इनका सिर्फ बीजीय योग होता है, ना कि इनका वेक्टर योग है। ये वेक्टर योग नहीं होगा। ये वेक्टर योग ना हो करके क्या होता है, सीधे सीधे आपका बीजीय योग हो जाता है। 4 और 3 ये 7 हो जाता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो विद्युत धारा की दिशा है यह एक अदिश राशि है। विद्युत धारा की दिशा एक अदिश राशि है। अब देखिए, चूंकि धारा जो है ये आवेश और समय का अनुपात है, तो इस तरह से विद्युत धारा ये अस्थायी विद्युत धारा भी हो सकता है और परिवर्ती विद्युत धारा भी हो सकता है। अस्थायी विद्युत धारा क्या है? स्टीडी इलेक्ट्रिक करंट। जब चालक में प्रवाहित आवेश की दर ये समय के साथ
नहीं बदलती है। भाई समय के साथ यदि नहीं बदल रहा है तो वो अस्थाई विद्युत धारा कहलाया। और परिवर्ती विद्युत धारा जब समय के साथ साथ बदलती है, समय के साथ साथ क्या होता है, बदलती है, तब ये परिवर्ती विद्युत धारा कहलाती है। हम अस्थाई के लिए I बराबर Q/T का प्रयोग करते हैं और परिवर्ती अगर है तो इसके लिए हम I बराबर dQ/dt, मतलब आवेश भी परिवर्तनशील और समय के सापेक्ष समय भी परिवर्तनशील, समय परिवर्तित हो रहा है, आवेश का प्रवाह भी परिवर्तित हो रहा है। तो इस तरह से अस्थाई विद्युत धारा और परिवर्ती विद्युत धारा है। अब हम जानेंगे कि ये जो धारा है वो एकांक परिच्छेद में किस तरह से बह रहा है और धारा घनत्व हम इसको नाम देते हैं। तो आइए हम धारा घनत्व जानते हैं। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। देखिए, डेंसिटी का मतलब ही है कि एकांक क्षेत्रफल में या एकांक आयतन में, है ना, उस भौतिक राशि का मान। तो यहाँ भी धारा घनत्व कहा जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि एकांक क्षेत्रफल में धारा का मान, एकांक क्षेत्रफल में, यहाँ सूत्र से भी हम जान सकते हैं कि J बराबर I/A। ए आपका चालक में अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है और I धारा का मान है। तो हम कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल में धारा का मान। लेकिन यहाँ जो धारा घनत्व है वो सदिश राशि है। अब ये सदिश हुई कैसे? एक्चुअली हम सिर्फ अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ना लेकर के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा, मतलब धारा जो होगी वो उस परिच्छेद से अभिलंबवत गुजरने वाली होगी, उस अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा होगी। इसीलिए धारा घनत्व हम इसको कहते हैं और धारा घनत्व एक सदिश राशि हो जाती है। तो आइए इसको फिर से देख लेते हैं, जानते हैं। किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से एक अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसे कैपिटल J से प्रदर्शित करते हैं। J बराबर I/A, जहां I ये धारा है, A चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। अब थोड़ा सा इसको और क्लियर जानते हैं। जैसे देखिए, ये मान लेते हैं किसी चालक में धारा ये बह रही है। चालक का ये क्षेत्रफल दिया गया है जो आपको शेडेड लाइन से दिखाया जा रहा है। अब इस क्षेत्रफल के अभिलंबवत बाहर की ओर जो दिशा होती है ये क्षेत्रफल वेक्टर को प्रदर्शित करता है। पिछले अध्यायों में हम लोगों ने इसको पढ़ा है, तो इसे हम वेक्टर A कह सकते हैं। ये क्षेत्रफल वेक्टर हो गया। जो धारा की दिशा से आपका क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ये थीटा कोण बना रहा है। अब धारा की दिशा ये किस क्षेत्रफल से गुजर रही है जो कि अभिलंबवत हो, वो ये डॉट से दिखाया गया है। इससे ये अभिलंबवत गुजर रहा है। तो इस क्षेत्रफल का मान क्या होगा? जबकि ये A है, ये होगा आपका A cos थीटा, मतलब ये A cos थीटा हुआ और अभिलंबवत गुजरने वाली धारा आपकी I है। तो धारा घनत्व तो आपका J बराबर क्या लिख सकते हैं? I/A cos थीटा। आपका अभिलंबवत हमने यहाँ लिखा है, अभिलंबवत गुजरने वाली धारा। तो अभिलंबवत गुजरने वाली धारा लिया हमने और क्षेत्रफल आपका A ना होकर के कितना हो गया? A cos थीटा हो गया। तो हम I/A cos थीटा लिख दिए। यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं कि I बराबर J इंटू A cos थीटा, J इंटू A cos थीटा हो गया। हम जानते हैं कि जो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है, स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, उसके अनुसार हम इसको J डॉट A लिख सकते हैं। तो I बराबर हो गया आपका J डॉट A। तो धारा ये एक अदिश राशि, यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। जबकि धारा घनत्व तो आपकी सदिश और क्षेत्रफल वेक्टर आपका सदिश, और इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपका धारा है। तो धारा घनत्व जो है ये उस चालक के किसी बिंदु पर अभिलाक्षणिक गुण व्यक्त करता है।
धारा की दिशा को व्यक्त करता है, जबकि धारा जो है ये पूरे चालक में उस चालक के अभिलाक्षणिक गुण को व्यक्त करता है। तो ये उस बिंदु पर दिशा आप ले सकते हैं, इसीलिए धारा घनत्व यहाँ सदिश राशि है। तो धारा घनत्व ये अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को हम कहते हैं, इसीलिए ये एक सदिश राशि होती है। तो ये बहुत क्लियर हम जान सकते हैं। और रहा सवाल इसके मात्रक का, तो मात्रक बहुत ही सिंपल है, एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर हो गया। विमीय सूत्र यदि हम लिखें तो ए इसको लिखेंगे ये बाई एल स्क्वायर हो गया, एल को ऊपर कर दिया तो l⁻⁻² और ए हो गया। तो ये आपका धारा घनत्व था। अब हम जानेंगे विद्युत चालन क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। विद्युत चालन क्या होता है? आवेश ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब स्थानांतरित होते हैं, जब चलते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत चालन कहते हैं। विद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण, ये विद्युत चालन कहलाता है। भाई कोई भी चालक है, उसमें आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, कोई अन्य हम ले सकते हैं अम्ल हुआ, क्षार हुआ, या लवण का जलीय विलयन हुआ, उसमें आपके आयन ये आवेशित कण हुए। तो आवेशित कणों का जो स्थानांतरण होगा वो विद्युत चालन कहलाता है। अब जो आवेशित कण होते हैं, जो गतिमान होते हैं, वो गतिमान आवेशित कण, इसको हम आवेश वाहक भी कहते हैं। क्या? चार्ज कैरियर, मतलब आवेश को ले जाने वाला आवेश वाहक, ये चार्ज कैरियर वो कौन हो सकता है? जो आवेश ये गति करता है। गतिमान आवेशित कण को ही हम आवेश वाहक या चार्ज कैरियर कहते हैं। जितनी भी आपकी धातुएं हैं, सभी धातुएं ठोस रूप में होते हैं, आपके पारा को छोड़कर। पारा आपका द्रव रूप में है। तो सभी धातुएं, चाहे पारा भी आपका क्यों ना हो, इस सभी ठोसों में, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि सभी ठोसों में या सभी धातुओं में पारा को लेकर के, पारा सहित विद्युत का जो चालन होता है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। विद्युत का जो चालन है सभी धातुओं में वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, और सभी ठोसों में भी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। मतलब जो जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सकता है, विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। अचालकों के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। तो सभी धातुओं पारा सहित इसमें विद्युत का चालन जो है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। जबकि जो द्रव है या गैस है, इसमें धनायनों के द्वारा भी होगा और ऋणायनों के द्वारा भी होगा। मतलब धन आवेश के द्वारा भी और ऋण आवेश के द्वारा भी। तो धन और ऋण दोनों आवेश वाहकों के चलने के कारण द्रवों या गैसों में क्या होता है? विद्युत का चालन होता है। अगला टॉपिक है हमारा चालक में विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्शन। अब भाई कोई भी चालक हो गया, तो चालक कैसे बना? पहले तो हम इस पर विचार करते हैं कि चालक कैसे बना। जैसे कोई भी पदार्थ है, वो पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणु ये विद्युत उदासीन होते हैं, क्योंकि आपके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे आपका कोई चार्ज नहीं, और प्रोटॉन पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन ये इसके चारों ओर इस तरह से चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर जो चार्ज होता है ये माइनस होता है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जो पूरा आपका परमाणु होता है ये विद्युत उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ज्यों-ज्यों ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से दूर होता जाता है, नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है ये कम होता जाता है। कक्षाओं की संख्या बढ़ने पर ये दूर होते जाते हैं, और जो ऊष्मीय विक्षोभ है, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण लगभग 1 वर्ग मीटर में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है लगभग 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो ये जब दूर हो जाते हैं तो इस पर आकर्षण बल का प्रभाव कुछ कम हो जाता है, जिसके कारण ये कुछ मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण ही
ठोसों में विद्युत का चालन होता है और इनको हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जिन पदार्थों में इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ही ज़्यादा होगी वो उतना ही पदार्थ सुचालक होगा। सबसे आपका सुचालक चांदी है, चांदी के बाद आपका तांबा हुआ, सोना हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, तो इस तरह से इनकी चालकता है। इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा है, तो ये सुचालक हो गए। और जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो बहुत कम है और या तो शून्य है, तो वो क्या हो गए, बैड कंडक्टर हो गए, वो कुचालक हो गए। ज्यों ज्यों इनकी संख्या घटती गई त्यों त्यों उनकी सुचालकता घटती गई, मतलब चालकता घटती गई। और ऐसा भी हो सकता है कि जब फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल नहीं है तो आवेश वाहक नहीं है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो नहीं हो सकता, वो बैड कंडक्टर हो गए, वो कुचालक हो गए। तो इस तरह से ये चालक में विद्युत धारा ये प्रवाहित होगा, किसके कारण, इन फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो आपके जो ठोस धातुएं हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए ये सुचालक होते हैं और इन चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉनों का अपवाह, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनुगमन वेग व श्रांति काल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको अपवाह वेग भी कहते हैं, व श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। सबसे पहले तो अभी हम लोगों ने जाना है कि कोई भी चालक है तो उससे मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलता है और उसी चालक में एट रैंडम मोशन करता है। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा किसी भी परमाणु से तो उसको वो आवेशित भी कर देगा। तो यहाँ हम लोग धनावेश शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं कि उस चालक में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन भी निकला तो धनावेश भी होगा। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जिस तरह से गैस, जैसे गैस के अणु जो है ये एट रैंडम मोशन करते हैं, इनका अपना कोई निश्चित वेग नहीं होगा और परस्पर टक्कर के कारण इनका वेग निरंतर बदलता रहता है। बिल्कुल सेम परिस्थिति ये फ्री इलेक्ट्रॉनों के साथ होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये धनावेशों के साथ भी टकराते रहते हैं, आपस में भी टकराते रहते हैं और इस तरह से इनकी दिशा ये बदलती रहती है। और इस वेग को, जो इलेक्ट्रॉनों का ये वेग होता है, टक्करों के कारण ये जो वेग उत्पन्न होता है, इसको हम ऊष्मीय वेग या तापीय वेग भी कह सकते हैं। ये लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखिए जब ये परस्पर टक्कर कर रहे हैं, जैसे क्रमागत 2 टक्कर हुआ, तो क्रमागत 2 टक्करों में जैसे एक टक्कर हुआ तो एक टक्कर के बाद फिर अगला टक्कर, तो इसके बीच जो है जो एक पथ निर्धारित होता है। जैसे इस तरह से ये एट रैंडम मोशन करते जा रहे हैं, है ना, कहीं भी टकराए इस तरह से ये गति करते रहे। तो कोई भी जो 2 टक्कर हुआ, जैसे मान लीजिए एक टक्कर यहाँ हुआ, एक टक्कर यहाँ हुआ, इनके बीच जो ये चली गई दूरी होती है ये फ्री मीन पाथ कहलाता है। इसको हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है हमारा औसत मुक्त माध्य पथ। औसत मुक्त माध्य पथ इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि जैसे फिर अगला टक्कर ये हुआ, अगला टक्कर ये हुआ, तो λ1, λ2, λ3 इस तरह से जोड़ दें और जितनी बार हमने जोड़ा, जैसे अगर हम लैम्डा लिखें तो ये हो गया हमारा λ1, λ2, λ3, है ना, प्लस एंड सो ऑन λn और बाई n। तो इस तरह से ये औसत भी हम कह सकते हैं इसका। तो ये फ्री मीन पाथ कहलाता है। क्या है, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को, ये जो चली गई दूरी होती है ये उसका माध्य मुक्त पथ, ये लैम्डा कहलाता है, इसे लैम्डा से कहते हैं। अच्छा, ये जो टक्कर हुआ, इस टक्कर में भाई कुछ समय भी वेस्ट हुआ, कुछ समय लगेगा कि एक टक्कर हुआ और फिर अगला टक्कर हो रहा है तो इसमें कुछ समय लगेगा। तो इसी समय को हम कहते हैं श्रांति काल, मतलब उतने देर तक रिलैक्सेशन है, उतने देर तक कोई टक्कर नहीं हुआ, तो इसीलिए इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, श्रांति काल, और इसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो 2 क्रमागत टक्करों के बीच जो समय अंतराल होता है
इसी समय अंतराल को हम श्रांतिकाल कहते हैं, इसको टाउ से हम प्रदर्शित करते हैं। श्रांतिकाल का जो मान होता है वो लगभग 10⁻⁻⁴ सेकेंड है, और जो औसत माध्य मुक्त पथ है ये लगभग 10⁻⁹ मीटर है। अब देखिए, ये बिल्कुल हमने एक गैस के अणुओं की तरह इसका व्यवहार देखा। तो अब चलिए, जैसे मान लीजिए कि कोई चालक है, एक चालक, हमने ये चालक तार लिया और इसको हम किसी बैटरी से जोड़ दे रहे हैं। किसी चालक तार को हम बैटरी से जोड़ दे रहे हैं। बैटरी का ये आपका पॉजिटिव सिरा है, ये आपका नेगेटिव सिरा है। तो जब हम बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी क्या करता है, इस चालक पर एक विभवांतर आरोपित करता है। V वोल्ट की अगर बैटरी है तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया। तो एक विभवांतर आरोपित होता है। इस विभवांतर के कारण इस पर एक विद्युत बल आरोपित हो रहा है। जैसे एक विभवांतर आरोपित हुआ, V बराबर होता है हमारा W/Q। कोई आवेश रखेंगे तो वो कार्य करेगा, वो गतिमान होगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो गतिशील होगा। और ये जो V हुआ, ये एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और इस वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल आरोपित होगा इन इलेक्ट्रॉनों पर। ये E × E के बराबर हो गया, या E बराबर F/Q होता है। तो F/Q, Q का मान यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो एक बल आरोपित होता है। ये बल आरोपित हुआ इन इलेक्ट्रॉनों पर जो इसमें फ्री, बिल्कुल इस तरह से गतिशील थे। तो हम ये कह रहे हैं कि जब किसी चालक तार को एक बैटरी से जोड़ते हैं तो जो इसमें मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चालन इलेक्ट्रॉन हैं, इन पर एक ये बल आरोपित हो जाता है। इस बल के कारण इन इलेक्ट्रॉनों में एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस बल के कारण, जैसे जो F हुआ तो F बराबर ma भी होता है। तो इसका मतलब कि एक इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ये त्वरण इलेक्ट्रॉन में धनावेशों से, इस त्वरण के कारण जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो आपके ये इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारे चालक तार हैं, इस चालक तार में धनावेश भी हैं। क्योंकि अभी हमने कहा है कि इलेक्ट्रॉन ये फ्री हुआ अपने परमाणु से। जब अपने परमाणु से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो उसमें धनावेश भी हुआ। तो ये धनावेशों से निरंतर टकराते रहते हैं। इस निरंतर टकराने के कारण इनसे, जो बैटरी से इन्होंने ऊर्जा लिया, ये ऊर्जा निरंतर समाप्त होती जा रही है, ऊर्जा निरंतर व्यय होती जा रही है। इस प्रकार जो बैटरी का विभवांतर है, इस इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता। बैटरी का जो विभवांतर है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होगी ये, बैटरी का विभवांतर इन फ्री इलेक्ट्रॉनों को, जो यहाँ आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको एक त्वरित गति ये प्रदान नहीं कर पाती, बल्कि क्या कर पाता है, इसकी लंबाई की दिशा में एक छोटा सा नियत वेग दे पाता है। और यही छोटा सा जो नियत वेग है, जो कि जो अनियमित गति कर रहे थे उस पर आरोपित होता है, और इसी नियत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इस अनुगमन वेग को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस चैप्टर में आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका इससे पहले जो हमने धारा घनत्व तो आपको बताया, वो धारा घनत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इस परिभाषा को हम फिर से जान लेते हैं कि कैसे है कि जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ा जाता है तो प्रत्येक चालन इलेक्ट्रॉन पर एक विद्युत बल आरोपित हो जाता है, और इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन त्वरित होने लगते हैं। परंतु इलेक्ट्रॉन तार में धनावेशों से निरंतर टकराते रहते हैं, जिससे बैटरी से ली गई ऊर्जा निरंतर व्यय होती रहती है। इस प्रकार बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि तार की लंबाई की दिशा में एक छोटा सा नियत वेग दे पाता है। यही नियत वेग इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति पर आरोपित होता है, और इसी को अनुगमन वेग कहते हैं। इसको हम Vd से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो अनुगमन वेग है ये लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। अनुगमन वेग आपका लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। देखिए, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा
उस पर कुछ विचारणीय प्रश्न दिमाग में आते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि ये विवेचनात्मक प्रश्न है। इस प्रश्न में देखिए, जैसे एक हुआ कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, जबकि विद्युत परिपथों में इसे तीर के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो समझाइए ऐसा क्यों होता है कि भाई तीर के निशान द्वारा हम सर्किट में उसको व्यक्त भी कर रहे हैं और ये कह भी रहे हैं कि अदिश राशि है। हालांकि हम लोगों ने अभी इस पर चर्चा तुरंत ही की है, लेकिन यहाँ आप इसको उत्तर ढंग से लिख सकते हैं। इस लिखित उत्तर के रूप में इसको यहाँ समझाया जा रहा है। विद्युत परिपथों में तीर की दिशा केवल धनावेश के प्रवाह को व्यक्त करती है। इसके साथ साथ विद्युत धारा सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए यह एक अदिश राशि है। मतलब जो तीर का निशान है वो धनावेश के प्रवाह की दिशा को व्यक्त कर रही है, न कि विद्युत धारा की दिशा के कारण। विद्युत धारा क्या है, ये सदिश नियम का पालन ही नहीं करती है और इसीलिए यह एक अदिश राशि है। इस क्रम में आपका दूसरा प्रश्न है, क्या कारण है कि ठोस पदार्थों में धनायन विद्युत चालन में सहायक नहीं होते? ठोस पदार्थों में जो धनायन है वो विद्युत चालन में सहायक नहीं होते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, ठोस पदार्थों में धनायन वे परमाणु हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ये आयन सभी मूल स्थिति के चारों ओर कंपन करते रहते हैं, परंतु पदार्थ के अंदर घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। क्या है कि ये सिर्फ मूल स्थिति के चारों ओर कंपन करते हैं, ये पूरे पदार्थ में घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, इसलिए धनायन ये विद्युत चालन में सहायक नहीं होते। इसी क्रम में ये एक प्रश्न और उठता है कि ये जो धातु के तार में बहुत से ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उनमें बार बार गति करते रहते हैं, परंतु फिर भी उनमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, जबकि इनके सिरों पर विभव स्रोत न लगाया जाए। कारण दीजिए कि मतलब अगर हम बैटरी से नहीं जोड़ते हैं तब कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, जबकि इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें ऑलरेडी मूव कर रहा है। तो इसका क्या कारण होता है? इसका कारण क्या है, इसको हम लोगों ने अभी किस तरह से ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, ऊष्मीय वेग या तापीय वेग हम कहते हैं इसको, ये इसका प्रमुख कारण होता है। विभव स्रोत के अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों की गति ये पूर्णतः क्या होती है? एट रैंडम होती है, अनियमित होती है। यह धन आयनों के टक्करों के कारण लगातार बदलती रहती है तथा किसी विशेष दिशा में उसकी कुल गति ये शून्य होती है। मतलब जो कुल वेग होगा, चूँकि दिशा बदल रही है तो कुल वेग की बात अगर हम करते हैं तो वो शून्य होती है, और इसी कारण फ्री इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन गतिशील हैं, फिर भी उस सोर्स में कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होता। तो इस तरह से ये आपके दिमाग में कुछ जो चल रहे थे क्वेश्चन, उसको भी देखा जा सकता है और इसको आप नोट कर लीजिए। धन्यवाद।